उपद्रवियों ने ये साजिश रची अब वो बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि बाकायदा उन्होंने जब हमला किया तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन पर हमला हुआ, जो घायल हुए, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हमें मारा जा रहा था, हम पर पत्थर फेंके जा रहे थे, तो वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, चीख चीख कर कह रहे थे कि पहले से प्लान तैयार था, पहले से प्लान था कि हमला करना है। जीत का जश्न मनाने वालों का इंतजार वो लोग कर रहे थे। जीत का जश्न मनाओगे तो पक्का इलाज करेंगे, ऐसा उपद्रवी उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे, पत्थर बरसाते हुए कह रहे थे आज बच गए, हर बार नहीं बचोगे, ये उपद्रवी कह रहे थे, चीख चीख कर कह रहे थे, दोबारा आओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। धमका रहे थे उन तमाम लोगों को जो विजय जुलूस निकाल रहे थे, जश्न मना रहे थे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ने भारत ने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे थे, कुछ उपद्रवी ऐसे थे जिन्हें ये जीत रास नहीं आ रही थी, और ऐसे में ये तस्वीर महू की सामने आती है। क्या कुछ लोगों ने कहा है विजय जुलूस में जो शामिल थे, जो घायल हुए, जो पीड़ित हैं, सुनिए उनकी जुबानी। गजराज जी, जो एफआईआर आपने दर्ज कराई है 17 लोगों के खिलाफ, उसमें पहले तो बताइए हुआ क्या था? सर, हम तो घर में बैठ के मैच देख रहे थे, हमारे परिवार के सहित, बच्चों के सहित। हमारा घर इनके जस्ट पीछे दीवार से लगा हुआ है, इन्हीं लोगों का। तो चिल्ला पुकार की आवाज आई तो हम ऊपर गए देखने, तो इनका षड्यंत्र चल रहा था कि अगर ये चौराहे पे जाएं या हल्ला हुल्लू करें तो इन पे हमला करना आज। पत्थर ये कौन लोग बात कर रहे थे? ये पीछे रहते हाजी जी के, वहाँ के बालक लोग हैं, नपीस है, ये सब जितने भी मैंने एफआईआर में नाम लिखाए ना, ये सभी लोग थे पीछे। ये क्या बात कर रहे थे? कि आज जैसे ये चौराहे पे गए और इन्होंने कोई फटाके अटाके फोड़े तो आज इन पे हमला करना है। अच्छा, हाँ। और फिर हुआ भी वही हुआ कि हम चौराहे पे आए और उधर से उन्होंने पथराव चालू कर दिया। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो एफआईआर में आपने लिखाया है कि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी? बिल्कुल पहले से प्लानिंग कर रखी थी साहब। अच्छा, उसमें एक चीज और आपने एफआईआर में लिखाया है कि धमकी भी दी कि आइंदा अगर इस तरह से कुछ किया तो जान से मार देंगे। ये कौन कह रहा था? ये वही लोग कह रहे थे जो पथराव कर रहे थे ना। बोला आज तो तुमको छोड़ देना है, बोला अगली बार से अगर तुमने ऐसा करा तो जान से मार देंगे। अच्छा, ये आपसे बोला? जी। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या किया? मैं साहब सीधे थाने गया, थाने जाके रिपोर्ट डाली मैंने। तो इस एफआईआर में जो नामजद आरोपी हैं, जो सभी एक समुदाय से आते हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं, उन सब ने ये क्या प्लानिंग आपको लग रहा है कि जो आपने लिखा है उसी तरह कर भी रखी थी? पूरा बिल्कुल कर रखी थी साहब, बिल्कुल प्लानिंग पूरी इनकी तैयारी थी बिल्कुल। पत्थर कहाँ से आए? और क्योंकि पत्थर भी इतने पत्थर यहाँ आप देखते तो आप भी बोलते कितने पूरा बेचा हुआ था यहाँ से वहाँ तक पत्थर, और 2 पेट्रोल पंप भी फेंके उन लोगों ने यहाँ पे। गजराज जी, जो एफआईआर आपने दर्ज कराई है 17 लोगों के खिलाफ, उसमें पहले तो बताइए हुआ क्या था? सर, हम तो घर में बैठ के मैच देख रहे थे, हमारे परिवार के सहित, बच्चों के सहित। हमारा घर इनके जस्ट पीछे दीवार से लगा हुआ है, इन्हीं लोगों का। तो चिल्ला पुकार की आवाज आई तो हम ऊपर गए देखने, तो इनका षड्यंत्र चल रहा था कि अगर ये चौराहे पे जाएं या हल्ला हुल्लू करें तो इन पे हमला करना है आज। पत्थर। ये कौन लोग बात कर रहे थे? ये पीछे रहते हाजी जी के, वहाँ के बालक लोग हैं, नपीस है, ये सब जितने भी मैंने एफआईआर में नाम लिखाए ना, ये सभी लोग थे पीछे। ये क्या बात कर रहे थे? कि आज जैसे ये चौराहे पे गए और इन्होंने कोई फटाके अटाके फोड़े तो आज इन पे हमला करना है। अच्छा, हाँ। और फिर हुआ भी वही हुआ कि हम चौराहे पे आए और उधर से उन्होंने पथराव चालू कर दिया। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो एफआईआर में आपने लिखाया है कि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी? बिल्कुल पहले से प्लानिंग कर रखी थी साहब। अच्छा, ये जामा मस्जिद की तरफ हम जुलूस निकाल के जा रहे थे, तो जैसे अभी शहर काजी ने बोला कि सुतली बम फेंका, तो ये सब गलत बात है। सुतली बम किसी ने नहीं फेंका। वहाँ पे भारत माता की जो वंदे मातरम कहते हुए हम निकल रहे थे, इतने में से मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर थे, एकदम से 300-400 लोग निकले और उन्होंने बोला भारत माता की जय और वंदे मातरम यहाँ पे मत कहो। तो हमने उनसे बोला ये भारत देश है, भारत देश में नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? ये हिंदुओं का सिर्फ एक ही तो देश बचा है, वो भी सिर्फ भारत, और उसमें भी ये सब लोग हमको बोल रहे कि भारत में यहाँ पे भारत माता की जय मत बोलो। तो हमने उनसे बातचीत करने लगे, इतने में उन्होंने नारायण तक दी, अल्लाह अकबर करके ऐसा बोलने लगा, और शेर गाजी ने बोला इन काफिरों को मारो। इतने में उन लोगों ने हम पे पत्थर ही पत्थर बरसाने लगे, एकदम से इतनी तादाद में नुकीले नुकीले पत्थर, नुकीली नुकीली चीजें वहां पे कांच तक के फेंके गए हम लोगों के ऊपर, पेट्रोल बम फेंके गए हम लोगों के ऊपर, और हम सिर्फ 30-40 लोग, 300-400 की भीड़ में हम 30-40 लोग क्या करते।
करें षड्यंत्र है, हिंसा है, तो क्या कोई संगठन काम कर रहा है इनके लिए? इनके लिए पीएफआई काम कर रहा है, सीमी कर रहा है। ये वैसे कहा जाए तो वैसे इसके ऊपर कार्रवाई जरूर हुई है, बाकी ये कहने के लिए कार्रवाई हुई है। इसमें आप जितने भी नामजद लोगों को उठाया है ना, उनके आप नाम निकालोगे तो आप उनके पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो कहीं ने भारत माता का झंडा जलाया गया है, तो कोई ने हिंदुओं की बस्तियों को जलाया गया है। सब इनके रिकॉर्ड खंगालिए आप, सब निकलेगा इनके ऊपर। कोई कह ही नहीं सकता कि मऊ में सीमी का बंद हुआ है। सीमी चालू है यहाँ पे, आए दिन यहाँ पे कांड होते हैं सीमी की तरह, तो पीएफआई की तरह, सब इनको फंडिंग भी होती है। हाँ, मतलब क्या हिंसा करने वाले पीएफआई और सिमी से जुड़े लोग? सब जुड़े हुए, सीमी से जुड़े हुए ये लोग। वरना हिंसा क्यों करते ये लोग? क्यों मुस्लिमों को मारते? क्यों बोलते हिंदू काफिरों को मारो? ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, महू के दंगाइयों ने जो किया है उसके बाद वो बचने वाले नहीं है। पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसके बाद वो दंगाई थर-थर कांप रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस के एक्शन के बाद से क्या कुछ हाल दंगाइयों का हो रहा है, कैसे कांप रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों को अब तक आरोपी बनाया जा चुका है। महू हिंसा मामले में 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपियों पर रासुका लगाने की तैयारी भी चल रही है। उपद्रवियों ने 12 बाइक, 1 कार को फूंक डाला, 2 ऑटो और 2 दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, लगातार कई और बड़े खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों से इन दंगाइयों का हिसाब पूरा होगा। थर-थर कांप रहे हैं, बचने वाले नहीं है, हिसाब पूरा होगा। चुन के ढूंढा जा रहा है कि कहां छिपे हुए हैं। एफआईआर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं, मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। देखिए, हम आपको कल से ही बता रहे थे और बता दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हिंसा अचानक नहीं हुई, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो बहुत कुछ कह रही थी। जी हां, कट्टरपंथियों के नारे बहुत कुछ बता रहे थे। तस्वीरें चीख कर बता रही थी कि हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। तो जल्दी से अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसके बाद आपको ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे और वहां पर भी सुनवाएंगे कि इस वक्त क्या कुछ लोग कह रहे हैं, कैसे मौजूदा हालात बने हुए हैं। लेकिन आप ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए पहले। मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़ और भड़काऊ नारेबाजी, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रविवार शाम की हैं। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको इस हमले के पीछे की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पूरे प्लान के तहत भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर हमला किया गया। एक एक तस्वीर देखिए। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, जब टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न मनाने के लिए कुछ लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकले, तो देखिए कैसे मस्जिद से अचानक पूरी भीड़ निकलकर बाहर आती है। अब अगली तस्वीर देखिए। जो लोग भारत की जीत का जश्न मना रहे थे वो कट्टरपंथियों की पूरी प्लानिंग से बेखबर थे। लेकिन फिर देखिए कैसे ये भीड़ मस्जिद के पास जुटी और पत्थर बरसाने लगी। अब कट्टरपंथियों की प्लानिंग का एक और सबूत देखिए। देखिए जरा कैसे इन लोगों ने गाड़ियों को फूंकने का, दुकानों में आग लगाने का इंतजाम पहले से कर रखा था, क्योंकि कट्टरपंथी अपने साथ ईंट पत्थर तो लेकर आए ही थे, साथ में माचिस और मिट्टी का तेल और पेट्रोल डीजल भी कहीं न कहीं लेकर आए होंगे। तभी तो इन कट्टरपंथियों ने फटाफट कई गाड़ियों को फूंक डाला, दुकानों को जला दिया और आधी रात को इंदौर के महू को दंगों की आग में झोंक दिया। जिस तरह से इन उपद्रवियों का प्लान था वो तो बहुत ही खतरनाक था। कट्टरपंथियों की सोच बहुत भयंकर थी, लेकिन वो तो गनीमत रही कि कट्टरपंथियों के सामने पुलिस चट्टान बनकर खड़ी हो गई और कट्टरपंथी नंगा नाच नहीं कर पाए जो उन्होंने प्लानिंग की थी। जितना तगड़ा कट्टरपंथियों का प्लान था उतना तगड़ा अब एक्शन भी हो रहा है। पुलिस ने